हेलो बच्चों, कैसा है आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त और दुनिया के सबसे खुश इंसान होंगे। ठीक है, तो बच्चा आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या बोलता है। देखो, हम इलेक्ट्रिक करंट और उसके सर्किट के बारे में हमने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इसके पहले वाले सेशन में कलेक्ट करी थी। ठीक है, आज जो हमारा मेन टॉपिक होगा दैट इज क्या होगा कि हम उसको थोड़ा सा आगे कंक्लूड करेंगे। ठीक है, देखो बच्चा, एकदम कंसेप्चुअल पढ़ना है। ठीक है, कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी दिमाग में ऐसा नहीं करना है कि भाई इसको हम रट रट के पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाली जो आपका मानसिकता है ना, ये जो आपका टॉप वो है ना सोच, इसको एकदम खत्म कर दो बच्चा, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, फिजिक्स का मतलब है फिजिक्स को जीना, और फिजिक्स का मतलब है अगर आप कंसेप्चुअल नहीं पढ़ते हो तो मतलब आप फिजिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, बस आप क्या कर रहे हो, एक रटी रटाई नॉलेज गेन कर रहे हो। ठीक है, तो एकदम कंसेप्चुअल चीजों को पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछले सेशन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी वो मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहूंगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था बच्चा कि जो हमारा करंट का डायरेक्शन होता है वो हमेशा जिस साइड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना उसका अपोजिट होता है। ये बात सबको पता है, बिल्कुल पता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, कहां गए जी। ब्लैक पेन ले लेते हैं, उसके बाद हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको बिल्कुल बहुत बेहतरीन सा फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, आप देखो ये आपके घर का वायर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्यू है, ये पता है बच्चा क्यू क्या है, ये आवेश है। ये जो क्यू है बच्चा ना, ये आवेश है, और आपको पता है कि जो मेटल होते हैं उसके अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि फ्रीली मूव करते हैं। ये बात सबको पता है, बिल्कुल पता है। अब देखो, ये क्यू का मतलब ये नहीं हुआ कि ये आवेश जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने साथ क्या लेके चलते हैं, आवेश को लेके चलते हैं। ठीक है, आप सबको पता है। ठीक है, तो अब ये जो मेटल है ना इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो आवेश मूव करेगा, और जब आवेश मूव करता है तो हम क्या डिफाइन करते हैं कि करंट मूव कर रहा है। ठीक है ना, तो अब इसको हम थोड़ा सा और डीप में जाके पढ़ेंगे, तो बस सिंपल समझो। अब बच्चा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये इंसुलेटर्स जो होते हैं, मतलब वो पदार्थ जो जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री नहीं होते, मतलब उसमें आप इलेक्ट्रॉनों को देखोगे ना तो वो कंडक्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो एटम होता है ना, जो उनका एटम होता है, मैंने आपको बताया था, वो उनको इतने इतने बुरी तरह से ऐसे मतलब होल्ड करके रखता है ना, बोलता है भाई जाने नहीं दूंगा तेरे को चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, ऐसी बहुत सारी आपके आसपास की चीजें होंगी जिसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करा सकते। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? बिल्कुल। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। ठीक है, तो इसको हम सिंपल डिफाइन भी कर सकते हैं कि विद्युत धारा को इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र के माध्यम से बहने वाले चार्ज की मात्रा से व्यक्त करते हैं। मैंने आपको बताया था, जैसे ये वायर है, मान लेता हूं ये एक इसका एरिया है, तो इकाई समय का मतलब एक सेकंड में वहां से कितना आवेश गया, वही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यही वाला फॉर्मूला तो हम यूज करते हैं बार बार, बिल्कुल यूज करते हैं। मतलब बच्चा, ये जो आवेश है ना, ये इकाई समय में एक पर्टिकुलर एरिया को कितना क्रॉस करता है, वही हमारा क्या होता है, ये होता है एम्पियर होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है जिसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, ये बात कंफर्म है। सो दैट इज इन इंग्लिश, यू हैव टू रीड इन इंग्लिश, nothing any problem. So next verse is, so if you want to write to definition in examination point of view, you have to write this its rate of flow of electric charge, so that is called, दूसरे शब्दों में यह विद्युत आवेश के प्रवाह की दर है। ठीक है ना, दर का मतलब स्पीड होता है, आप सबको पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने पढ़ लिया था। कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ करंट, अब देखो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, मतलब अगर आप सोचो कि ओके, हाँ, अगर आप सोचो ना कि ये जो है आपका जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, हमेशा प्लस टू माइनस होती है, ये बात सबको पता है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस टू प्लस क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। हाँ, यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि SI यूनिट ऑफ चार्ज। अब देखो सिंपल सी बात है, देखो बच्चा, चार्ज और करंट दो अलग अलग चीजें होती हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो चार्ज है वही करंट है। जो करंट होता है ना वो स्पीड को शो करता है, किसके, चार्ज के, आवेश के। जैसे मैंने क्या बोला, एक पर्टिकुलर एरिया, इसमें इस पर्टिकुलर एरिया में एक सेकंड में
कितना आवेश मूव कर रहा है, वो क्या होता है हमारा, वो हमारा होता है इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आई इसको हम शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कूलाम हो गया। अब जैसे हम लिखते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया कि आई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, क्यू बाई टी, यही लिखते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू क्या है, चार्ज है, मतलब आवेश है। इसका मात्रक क्या होता है बच्चा, कूलाम होता है, ठीक है। इसका मात्रक कूलाम होता है। और एक कूलाम बराबर क्या होता है, देखो यहाँ पे एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस ये दिमाग में सेट करके रखना है। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगर आप नोटिस करो इस चीज को तो आपको पता चले। तो इस तरह से बच्चा हमारा जो एक कूलाम होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कोई बता सकता है। ये बच्चा लिखा हुआ है, देखो इसको थोड़ा सा अजीब आपको लग रहा होगा देखने में, पढ़ने में। ये एक्चुअल में क्या है पता है, 6 मल्टीप्लाई, इसको मैंने मल्टीप्लाई के नाम से शो करा है। और ये क्या है, 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप फटाक से बता सकते हो सर 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक कूलाम कंसीडर करता है, ठीक है ना। ओके, अब देखो ये जो नीचे बच्चा लिखा हुआ ये क्या है, मैंने आपको अभी अभी बताया था, अगर मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो वो आवेशित होता है, माइनस चार्ज होता है, पता है ना आपको, वो माइनस चार्ज होता है, ठीक है। अब उसके ऊपर कितना आवेश होता है, उसका आपको क्वांटिटी भी तो निकालनी पड़ेगी ना। वो कितना होता है पता है आपको, वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कूलाम में कितना आवेश होता है, तो आप क्या करोगे, सर ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना उसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे को टोटल कूलाम निकल जाएगा, सॉरी टोटल आवेश निकल जाएगा कि एक कूलाम में कितना होता है, ठीक है। तो वही बात तो हुई ना, एक कूलाम बराबर 6 मल्टीप्लाई 10, मतलब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है ना। समझो, देखो सोचना पड़ेगा सर, फिजिक्स का मतलब होता है सोचना, ठीक है। आप सोचो कैसे कैसे मैं और भी चीजें कर सकता हूं यहां से, ठीक है। ओके, इसके बाद बच्चा आता है कि मान लो हम करंट को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ठीक है। और करंट का जो माप इकाई है वो क्या होता है, यूनिट क्या होता है करंट का, ऐसा यूनिट, दैट इज एम्पियर। लेकिन आप सोच के देखो ना, अगर करंट बहुत कम है तो, जैसे सोच के देखो, हम लोग 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। लेकिन आप सोचो अगर 50 पैसे की बात आए तो क्या करोगे, तो उसके लिए हमें एक और यूनिट बनानी पड़ेगी जो उससे छोटी होनी चाहिए, ताकि हमें सुविधा हो उसको करने में। ये सब देखो फैसिलिटी को प्रोवाइड कराने के लिए चीजें बनती हैं। अब ऐसा नहीं किलोग्राम ग्राम 2 क्यों बनाया गया भाई, इसका मतलब हुआ कि हम चीजों को और बेहतर तरीके से क्या करें, हमें कोई दिक्कत ना हो। अब 250 ग्राम लेना है, ठीक है, तो अब 250 ग्राम लेना है तो 0.4 किलोग्राम कौन बोलेगा भैया, 250 ग्राम ज्यादा बेटर, मजा आता है बोलने में। तो इसलिए किलोग्राम बनाया गया, ग्राम बनाया गया, बहुत सारे ऐसे बनाए गए हैं, ठीक है। तो वैसे ही बच्चा जैसे हमारा करंट है, ठीक है, करंट अगर बड़े अमाउंट में है तो हमने एम्पियर में नाप लिया, लेकिन अगर बहुत कम है तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, हम मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर का यूज करेंगे। और इसका थोड़ा सा फंडा आप याद रखो कि 1 मिली एम्पियर में 10 टू द पावर माइनस 3 क्या होता है, एम्पियर करंट होता है, विद्युत होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे माइक्रो एम्पियर का मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इसका कोई मैजिक नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीजें हमें याद भी करनी पड़ती हैं। अब देखो ये जो एम्पियर नाम है बच्चा ना, ये किसके नाम से आया था, एंड्रे मैरी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने उनके नाम के थ्रू जो है, उन्हीं के नाम से जो है इसको नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। योगदान रहा होगा बहुत बढ़िया वाला, ठीक है। धारा की छोटी मात्रा किसमें व्यक्त की जाती है, एक मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, और एक माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। गॉट इट, ओके। नाउ नेक्स्ट मेरा है बच्चा अमीटर। देख रहे हो कितना बेहतरीन सा आपको फिगर दिख रहा है। इसमें देखो बच्चा ये छोटे छोटे क्या हुए हैं, मेजरमेंट बने हुए हैं, और इसमें एक वो लगा हुआ है, एक सुई लगी हुई है, ठीक है। अब ये क्या करेगी, अब यहाँ पे जब वोल्टेज हमारा एम्पियर क्या होता है, अमीटर क्या होता है बता सकते हो, अमीटर सर एक डिवाइस होती है जो करंट का मेजरमेंट करती है, यही ना, हाँ। तो ये आपको क्या दिख रहा है, दैट इज एम्पियर, डीसी एम्पियर इस पे लिखा हुआ है। तो ये क्या है, डिवाइस है जिसको हम अमीटर बोलते हैं, और ये क्या करती है, ये करंट को क्या करती है, नापती है, ठीक है, ओके। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है उसको क्या करती है, नापती है। इट्स ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज, और मैं आपको बताऊं ये हमेशा सीरीज में ही आप लगाओगे। जैसे मान लो एक वायर है आपके पास, अरे यहाँ पे देखो दिया गया, मैंने बना रखा है, ये देखो बैटरी है। अब बैटरी के रास्ते में आपने क्या लगा दिया, एम्पियर लगा दिया। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो एक बल्ब लगा हुआ है। जब यहाँ से बैटरी से करंट फ्लो होके जाएगा ना, तो अब एम्पियर में एंटर करेगा, करंट फ्लो होने का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। अब इसमें एंटर करेगा तो इसमें जो कांटा होगा बच्चा, ये वाला, ये देख रहे हो आप,
ये इसमें शो हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इस पूरे के पूरे परिपथ में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, कितना आसान है। ओके, ठीक है। तो दैट इज अ मीटर और इट्स ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हमेशा इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। देखो ये सीरीज है, ठीक है। अभी सीरीज और पैरेलल क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल आप इतना ही जानो। उसके बाद होता है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ टाइपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, सिंपल सी बात है, यही होता है डायग्राम आपका, सिंपल डायग्राम। और अमीटर क्या है, एक डिवाइस है। अब देखो हिंदी में ये हमेशा श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमेशा इसको क्या बोलते हैं, श्रृंखला में जोड़ते हैं। श्रृंखला मतलब एक सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, आगे पीछे करके जोड़ते हैं, ऐसा नहीं कहीं भी जोड़ दोगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बच्चा की, हाँ अब देखो क्वेश्चन आ गया हमारा। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर द 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ओके, नाउ ध्यान से पढ़ो। देखो ये इंग्लिश में है, हिंदी में है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, मैं एकदम बेहतरीन तरीके से दोनों तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, तो आप समझो बस। ठीक है, कंसेप्चुअल चीजों को समझो। देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको करने को आ जाए बच्चा ना, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल करना है। आपको पहले नोटिस करना है कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं, हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ रखे हैं इस लेसन के रिकॉर्ड, और आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसका यूज करके मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, अगर आप यहां तक पकड़ ले गए ना, तो क्वेश्चन को करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो सिंपल बस पढ़ो। देखो अब करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट की बात आ रही है, मतलब आई की बात यहां पे हो गई। ठीक है, तो आई बच्चा कितना दिया गया है मेरा, 0.5 एम्पियर दिया गया है। ठीक है, एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 10 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा बताइए। अच्छा 10 मिनट, हमको टाइम भी दिया गया है बच्चा, टाइम, टी फॉर टाइम। ठीक है, अच्छा टाइम 10 मिनट दिया गया है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 10 मिनट में 600। तो यहाँ पे जो टाइम हमारा है टोटल कितना है बच्चा, 600 सेकंड है। ठीक है, कोई दिमाग में कंफ्यूजन हो तो मेरे को कमेंट करके बताना। ठीक है, उसके बाद बच्चा हमको निकालना क्या है, विद्युत आवेश की मात्रा, आवेश निकालना है। आवेश को हम किससे शो करते हैं, क्यू से। बहुत अभी जस्ट पहले हमने पढ़ा आई इज इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला याद रखो, क्यू बाई टी। निकालना क्या है, यहां से क्यू निकालना है। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो सर। तो यहाँ पे क्यू बराबर क्या हो जाएगा बताओ, आई टी हो जाएगा। ठीक है, और आई की वैल्यू कितना दी गई है, आई की वैल्यू 0.5 दी गई है, और टी की वैल्यू कितना बच्चा, 600 है। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें होगा तो कितना होगा बताओ, कितना होगा बताओ यार, 300 हो गया। क्या आगे यूनिट में क्या लिखूं बताओ, कूलाम लिखूं ना, ठीक है, कूलाम कैपिटल सी। ओके, तो 300 कूलाम जो मेरा आवेश है वो इस वाले परिपथ में, ये जो फिलामेंट है, जो बल्ब का फिलामेंट है उसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, 300 कूलाम। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, चलो इसी पे एक क्वेश्चन मैं आपको बना के देता हूं। आप मेरे को बताओ ये जो 300 कूलाम है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अगर आपको आता है ना तो मेरे को कमेंट करके बताओ। ठीक है, 300 कूलाम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कहीं दिया नहीं है इस बुक में, कहीं भी नहीं दिया है। ठीक है, ये मेरा मैंने खुद बना दिया कि 300 कूलाम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, ये मेरे को कमेंट करके बताओ। देखता हूं कौन करके बताता है, मैं चेक करेगा। ओके, नेक्स्ट, धारा की इकाई को परिभाषित कीजिए। नहीं बताऊंगा, जाके अपना पढ़ लेना। ठीक है, दैट इज डेफिनेशन। ठीक है, मैं यहाँ खड़ा नहीं हूँ, थ्योरी बताने के लिए नहीं खड़ा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ओके नेक्स्ट। हाँ अब देखो यहाँ पे आवेश के एक कूलाम का गठन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करें। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये चीज तो ऐसे भी हमने पहले पढ़ रखी है, लेकिन अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप सोच के देखो ना, आवेश के एक कूलाम का गठन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगी बताओ, एक कूलाम, एक कूलाम आवेश है ये आपका। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एंटर हो सकते हैं ये निकालना है। आप मेरे को बताओ एक इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है बताओ, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -19 कूलाम, ये ऐसे ही होता है कुछ। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे को भी याद नहीं रहता चीजें यार। ठीक है, हाँ 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -19 कूलाम। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि एक कूलाम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो मैं क्या करूंगा, अरे कुछ नहीं करना सर, ये देखो एक कूलाम है, ये कूलाम है और ये भी कूलाम में है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन में इतने आवेश है, मतलब इसमें अगर मैं इसका भाग दे दूं तो मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्या बोलते हो, हाँ जैसे जैसे मैं आपको एक छोटा सा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये चीज थोड़ा सा डाउटफुल रहती है। मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 10 टॉफी है, ठीक है, आपके पास 10 टॉफी है,
और इसमें और जो एक चॉकलेट है, ध्यान से देखना, एक चॉकलेट जो है वो 2 टॉफी के बराबर है। ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्ट आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। आपके पास देखो बच्चा 10 टॉफी है, थोड़ा सा ध्यान से लॉजिक लगाना, सोचना। देखो मैंने क्या बोला, फिजिक्स सोचने का गेम है। अगर आप जितना ज्यादा सोचोगे ना उतना ही ज्यादा डीप में जाओगे। और मैं आपको एक बात बताता हूं डीप में जाने का फायदा। डीप में जाने के 2-3 फायदे हैं। जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू बोलता है वो ये है कि अगर आपने डीप में जाके पढ़ा ना, फिर वो आपको लाइफ टाइम हमेशा उसी वे में क्या होगा, कंक्लूड रहेगा, और आप कहीं से कुछ भी आएगा ना तो आप कर लोगे। फिजिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इन फ्यूचर अगर आप बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए जाते हो, ठीक है, तो ये जो आपके कंसेप्ट है ना, ये इतने बेहतरीन तरीके से काम आएंगे ना कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। और सबसे मेन बात, अगर आप आईआईटी जेई का एग्जाम देते हो ना तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, और नहीं पढ़ोगे ना तो कभी जेई नहीं निकलेगा, ठीक है। मेरे को पता है, मैंने तैयारी करी है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सच में बेहतर करना है, फ्यूचर में कुछ बड़ा करना है, फिजिक्स की बात कर रहा हूं, और फिजिक्स का कोई टॉपिक या सिलेबस वहां से मैच करता है और आपने यहां से कंसेप्चुअली पढ़ रखा है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि करने में आपको थोड़ा सा भी टफ नहीं लगेगा, ठीक है। ये बहुत खूबसूरती है फिजिक्स की, ठीक है। एक्चुअली तो अब देखो यहां पे टॉफी कितनी है, 10, और एक चॉकलेट जो है 2 टॉफी के बराबर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 10 टॉफी है इससे कितनी चॉकलेट बन सकती हैं, तो क्या बताओगे? 10 टॉफी हैं और एक चॉकलेट 2 टॉफी के बराबर है। मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से मेरी बातों को समझो, जो मैं कह रहा हूं समझो थोड़ा सा। यहां से टॉफी आपकी 10 है, ठीक है। अब ये जो 10 टॉफी है ना, इसमें नंबर ऑफ चॉकलेट निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 2 का इसमें भाग दे दोगे, तो 10/2 5, आपको 5 चॉकलेट मिल जाएगी 10 टॉफी के बदले, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट ये वाला इसमें यूज हो रहा है कि एक कूलाम आपका है और एक इलेक्ट्रॉन कितना अपने ऊपर आवेश लेके बैठा है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इस एक कूलाम में मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको भाग दे दूंगा एक कूलाम में, इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे को मिल जाएंगे। सेम यही वाला कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो आप। बड़ा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैं अपने सर के साथ बैठा हुआ था तो सर थोड़ा सा इस स्लाइड को देख रहे थे, ठीक है। मेरे सीनियर हैं, सर से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर ने बोला, पता है शशिकांत, ये क्वेश्चन अब बड़ा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब हुआ कि ये मैंने उसी समय सोचा कि नहीं, मेरे को अब इसको और अच्छे से समझाना है, ठीक है, ओके ना। तो इस तरह से चीज़ें हैं, समझ में आया? तो क्या करना, आप एक में इसका भाग देना और निकालना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, और मैं आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। आंसर कैसे बताऊंगा, अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले एक चीज़ पढ़ रखा था, 1 कूलाम इज इक्वल टू दिस इलेक्ट्रॉन, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यही आपका आंसर निकलेगा। भाग करके देखना यही आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब हमारा जो नया टॉपिक शुरू होता है बच्चा, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो डिफरेंस से क्या पता चलता है कि एक गैप, ठीक है। आप सोच के देखो ना, मैं जमीन पे खड़ा हूं और मेरा दोस्त छत पे खड़ा है, तो हमारे बीच एक गैप है कि नहीं? लेकिन आप सोच के देखो, अगर मुझे कोई धक्का दे तो मैं जमीन पे गिरूंगा, लेकिन अगर मेरे दोस्त को छत पे से कोई धक्का देगा ना तो वो सीधे जमीन पे गिरेगा। तो वो जो गैप है बच्चा ना, वो मेंटेन होने की कोशिश करता है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं वो हमारे इसमें भी काम करेगा, ठीक है। मैंने हमेशा बता रखा है और पहले भी बता रखा है, ठीक है। इसके पहले वाले जो सेशंस लिए हैं मैंने उसमें भी बता रखा है कि जो हमारी बैटरी होती है बच्चा ना, उसके अंदर जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो क्या करती हैं पता है आपको? वो एक गैप क्रिएट करती हैं, ठीक है। वो गैप क्या होता है, कैसे क्रिएट करती है? अगर आप सोचने पे आ जाओ तो कैसे सोचोगे, मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। आपको पहले ये वाला फिगर दिख रहा है बच्चा? अब देखो ये फिगर कैसे है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मैं आपको समझा दूंगा। अरे मतलब समझ में आ रहा है कि इसका सीक्वेंस कैसे इन्होंने सेट कर रखा है। ये थोड़ा सा ये उधर ऐसे ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। आप इस टैंक को देखो, इस टैंक के बीच में एक आउटलेट लगा हुआ है जो इनको जोड़ रहा है, ठीक है, इन दोनों के पानी को। आप देखो यहाँ पे जो लेवल है कुछ और है, और इस वाले टैंक में जो लेवल है वो कुछ और है, ठीक है। आप मेरे को बता सकते हो यहाँ पे जो पानी है वो किधर, कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा? अब देखो इसको मैं थोड़ा नाम देता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये टैंक 1 बोलता हूँ, इसको टैंक 2 बोलता हूँ, ठीक है। आप मेरे को बताओ, जो पानी है, जो वाटर है, वो टैंक 1 से टैंक 2 में जाएगा या 2 से 1 में आएगा? सर इसका लेवल कम है, इसका लेवल ज्यादा है, तो इसका मतलब टैंक 1 से टैंक 2 में जाएगा पानी,
ठीक है, ये बात क्लियर है, मतलब यहां से पानी क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी। अच्छा ठीक है, अब इस वाले को देखते हैं, दूसरे वाले को, सेम वही कंडीशन, ठीक है, वही कंडीशन, टैंक 1 टैंक 2, पानी किधर से किधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका लेवल ऊपर है, इसका लेवल नीचे है। अब मेरे को एक बात बताओ, आप खुद आंसर करके बताना, ये पानी 1 से 2 तक कब तक जाएगा? 1 से 2 की तरफ फ्लो हो रहा है ना, आप ही ने बताया मेरे को, सर ये 1 से 2 की तरफ पानी जो है ये फ्लो हो रहा है, कब तक फ्लो होगा? जब तक इन दोनों का जो लेवल है वो सेम ना हो जाए, जैसा कि हमको ये वाला फिगर बता रहा है। देखो इसका लेवल और इसका लेवल सेम हो गया, ठीक है, ये तो बड़ा नॉमिनल सी बात है ना, ये समझ जाओगे, मुझे पता है, ठीक है, इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको पता है ये जो गैप है, ये जो सतह है, ये जो सतह है ना, ये जब तक मेंटेन रहेगी, मेंटेन का मतलब जब तक ये गैप है तब तक ये पानी फ्लो होगा, लेकिन जिस दिन गैप ये बराबर हो गया उस दिन पानी फ्लो होना बंद। सोचो, बैटरी के अंदर भी बच्चा यही होता है, जब तक बैटरी ने गैप मेंटेन करके, जब तक ये जो गैप है आपका, ये बीच वाला, बैटरी क्या करती है, इसी गैप को मेंटेन करके रखती है ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आए, और ये तब तक आते रहते हैं, तब तक आते रहते हैं जब तक इनका गैप मेंटेन रहता है। कौन सा? ये लेवल वाला, ठीक है। लेकिन जिस दिन ये लेवल बराबर हो जाता है, लेवल बराबर हो जाता है, उस दिन इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव करना बंद कर देते हैं, मतलब जो आपका सर्किट है ना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है, मतलब करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो रुक जाता है। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ, बैटरी खराब हो गई, बैटरी के अंदर अब वो कैपेसिटी नहीं रह गई, मतलब उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो खत्म हो गया, ठीक है। अब उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रह गया, शायद उसका 1.5 वोल्ट होता है जहां तक मेरे को पता है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सो दैट इज कंसेप्चुअल। तो ये चीज होता है। अब देखो ये जो मेंटेनेंस है ना, बैटरी कैसे करती है, उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसकी वजह से ये मेंटेनेंस करती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो केमिकल रिएक्शन होना ही बंद हो जाती है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, लेवल सेम हो जाता है और बैटरी जो है वो करंट देना बंद कर देती है। एक्चुअली मैं यहाँ पे करंट वर्ड का यूज कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक करंट को लेके चलना, ठीक है। बार बार करंट निकल रहा है मुंह से, इलेक्ट्रिक करंट बोलना थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो करंट यूज करूंगा तो आप समझोगे, ठीक है। ओके, मतलब मान के चलना, ऐसा नहीं कमेंट करना सर करंट तो धारा होती है, धारा तो हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। खैर कोई नहीं, उतना मेरे को पता है, आप लोग बेहतरीन इंसान हो। ओके, बैटरी ख़त्म हो रही थी इसकी लैपटॉप की, भी पता चला बीच में ही बंद हो जाता, ठीक है। ओके, तो समझ में इतना आया ना। अब देखो ऐसा नहीं, बैटरी में ऐसा होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये बैटरी वाला ही कॉन्सेप्ट है, आप दिमाग में बस याद रखना, अज्यूम करना, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, फिजिक्स इज अ कंसेप्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट है बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन केवल तभी चलते हैं जब विद्युत दबाव का अंतर होता है, विद्युत का जो दबाव होता है, जो गैप होता है, उसका क्या होता है, अंतर होता है, जिसे नाली के साथ संभावित विभव में अंतर कहा जाता है। मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, विभवांतर बोलते हैं। दो पॉइंट के बीच क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं या फिर विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। उस कंडक्टर का बोलते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद है बैटरी या सेल द्वारा उत्पादित संभावित अंतर, वही बैटरी और सेल होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो क्रिएशन पैदा करते हैं, वो जो गैप होता है, जो सतह बीच का जो विभवांतर होता है, उसी को क्या करते हैं ये लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो बैटरी और सेल का यही काम होता है, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, मेरे को आप लोग खुद बताना, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बैटरी और सेल में क्या फर्क होता है, ठीक है। बताना, आप कमेंट करके बताना, अगर आपको आता है तो बताना कि बैटरी और सेल में क्या अंतर होता है। मुझे खुद नहीं पता था बचपन में, ठीक है, मैं कभी बैटरी बोलता था, कभी सेल बोलता था, लेकिन जब मैं 10th में आया मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी तो मुझे पता चला कि बैटरी और सेल में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। क्या अंतर होता है, कमेंट करो, बताओ। ओके, नेक्स्ट। अब देखो इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित अपनी रासायनिक ऊर्जा का विस्तार करना पड़ता है, ठीक है। तो अब जो विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, रासायनिक ऊर्जा का विस्तार करने का मतलब क्या होगा, वो जो बीच का सतह का जो लेवल का जो डिफरेंस है ना, उसको क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन का मतलब उसको बनाए रखना पड़ता है, किसके थ्रू, रासायनिक ऊर्जा के थ्रू। अब देखो यहाँ पे सिंपल एक डायग्राम मैंने बना के रखा है, मैं इसलिए डायग्राम बना दिया ताकि आप थोड़ा सा और क्लियरेंस के साथ चीजों को समझो। ये मेरा बैटरी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो माइनस है बच्चा, इसको हम एनोड बोलते हैं, याद रखो ये बहुत काम की चीज है, ठीक है, बार बार आएगी और बार बार परेशान मत होना। और देखो यहाँ पे सी कैथोड, कैथोड क्या होता है बच्चा, प्लस होता है और एनोड माइनस होता है, ये आपको याद रखना है।
उसके बाद अगर आप नोटिस करो तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से निकलेंगे, ठीक है। ये बल्ब में गए, बल्ब हमारा क्या हो गया, जगमगा गया। उसके बाद फिर ये दोबारा कैथोड में आ गए। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक एरिया होता है बैटरी के अंदर जिसके अंदर रासायनिक केमिकल रिएक्शंस जो है वो क्या होती हैं, अकर होती हैं, ठीक है। ओके, सो आप सिंपल सिंपल जानो अभी फिलहाल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे। उसके बाद डेफिनेशन मैंने लिख दी है आपको, ठीक है। डेफिनेशन अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। नोट करो, लिखो, लिखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को लगता है ज़्यादा लिखना ही बेहतर होता है, ठीक है। तो लिखने की एक आदत डालो, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो अगेन, एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत संभाव्यता का अंतर जो इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य के रूप में कुछ विद्युत प्रवाह वहन करता है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे अभी तक विभवांतर के बारे में मैं बता रहा था, कंसेप्चुअल बता रहा था, बट अब थोड़ा सा मैं आपको इसको प्रोफेशनली बताता हूँ एक्चुअल में ये होता क्या है। देखो यहाँ पे आपको बैटरी दिख रही है, ठीक है। आपको पता है जो प्लस होता है और एक माइनस होता है, ठीक है। अब देखो बैटरी में एक चीज और याद करने वाली चीज है, आप याद रखो ये चीजें। इसमें जो उभरा हुआ सिरा होता है ना, ये क्या होता है, ये प्लस होता है, और जो तली होती है, जो चपटी होती है, उसको माइनस बोलते हैं, ठीक है। याद रखना इसको। अब हमारा जो करंट है वो प्लस से माइनस की तरफ जाता है, सबको पता है ये बात, दुनिया को पता है, आप ही को नहीं पता है, ठीक है। तो अब देखो ये वाला जो रीजन हो गया जहां से ये चीजें फ्लो हो रही हैं उसको हम हाई पोटेंशियल रीजन बोलते हैं, मतलब हाई विभवांतर वाला क्षेत्र, ज्यादा विभवांतर वाला क्षेत्र, ठीक है। जैसे हमने टैंक का बनाया था ऐसे, ठीक है। टैंक बनाया था मैंने, बिल्कुल बनाया था सर आपने, ठीक है। ऐसे बनाया था ना, ऐसे कुछ था, ठीक है। तो जिसकी सतह ज्यादा थी वो क्या था, ज्यादा सतह वाला, मतलब एक समझो, बस समझने की बात मैं कर रहा हूँ। और ये इसका लेवल कम था तो ये कम कम सतह वाला था, तो वैसे ये वाला जो पोर्शन है बच्चा ना, ये हाई पोटेंशियल रीजन है, मतलब इसमें ज्यादा आपको जो आपका विभव है वो ज़्यादा मिल जाएगा और इधर कम मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, करंट इधर से इधर की तरफ फ्लो होगा, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, इसका उल्टा होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ से निकलते हैं और फिर इधर आते हैं, बट हमने डायरेक्शन मान रखा है उल्टी। जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चलने की होती है उसकी उल्टी डायरेक्शन किसकी होती है, करंट की होती है। तो इसलिए हमने इसको हाई पोटेंशियल रीजन मान लिया है। और ठीक है, यहाँ तक क्लीन है, ओके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, अब देखो मैं बताना क्या चाहता था, एक मिनट। हाँ, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें बता दूंगा, ठीक है। देखो होता क्या है बच्चा, पहले सोचो विभवांतर होता क्या है। आप सोच के देखो, एक इंसान है जो किसी बोझे को क्या है, एक एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, ठीक है। ए से पॉइंट बी की तरफ लेके जाता है। कोई उसके पास मान लो बहुत बड़ा काम है, मान लो बहुत बड़ी बोरी है, उसको क्या करता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके जाता है। तो इसका मतलब इस इंसान ने ए से बी के बीच कुछ काम किया होगा, काम किया ना। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अपनी ऑफिस आता हूं, ठीक है। तो मेरी आदत है कि मैं ग्राउंड से जो है ऊपर तक वैसे आता हूं, मतलब सीढ़ियों के थ्रू आता हूं, बाई स्टेप आता हूं, ठीक है। तो उसमें पता है क्या होता है, ऊपर आते आते तक ना मेरी हालत खराब हो जाती है, मतलब ये वाली हालत हो जाती है। आपको पता है मेरा जो वेट है वो 60 kg है ऑलमोस्ट। मैं आपको एकदम रियल एग्जांपल बता रहा हूँ। तो जब मैं अपने फ्लोर पे आता हूँ बच्चा ना, तो यहाँ मान लेता हूँ मैं सीढ़ियों से ऐसे 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 6th फ्लोर पे आ गया, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो 60 kg का वेट था ना, मैं ऊपर से यहाँ तक लेके आया हूँ। मेरा वेट 60 kg है ना, तो कहीं ना कहीं मैं 60 kg को क्या करा हूँ मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ 6th फ्लोर तक लेके आया हूँ। तो मैंने कुछ काम किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया सर आपने। तो वैसे ही बच्चा हर एक इंसान काम करता है। जैसे मान लो एक लेबर है, ठीक है, लेबर पर्सन है जो अपने काम को ए से बी तक लेके जाते हैं, तो ये कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो उस काम को हम कार्य मतलब बोलते हैं या वर्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, रुको। देखो विद्युत आवेश की बात करूंगा, ठीक है, चार्ज की बात करूंगा। एक चार्ज है आपका, इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है, जो वर्क डन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या फिर विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं।
बशर्ते ये जो चार्ज है बच्चा ना, जो चार्ज है वो क्या होना, यूनिट होना चाहिए। यूनिट का मतलब सिंगल होना चाहिए, जैसे 1 सेकेंड होता है, 1 केजी होता है, 1 ग्राम होता है, वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्यू है वो क्या है, 1 कूलाम मान लेता हूं। तो आप बोल सकते हो कि 1 कूलाम आवेश को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि ये बात क्लियर हुई होगी। इसको हम थोड़ा डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एट द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। आया समझ में कि नहीं आया? जो बात बच्चा मैंने बताई ना, इसको आप डिफाइन कर दो, बस मजा आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं, पॉइंट का मतलब ये, जैसे यहाँ पे देखो बैटरी है, बैटरी का मान लो एक पॉइंट ये है और अगला पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट से यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज का मतलब 1 कूलाम आप मान लो, 1 कूलाम को यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक ले आने में जो काम करना पड़ा, काम को जूल में व्यक्त करते हैं, जो भी काम करना पड़ा उसी काम को हम क्या बोलते हैं, उसी काम को हम क्या बोलते हैं बताओ, उसी काम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, हाँ क्या बोलते हैं बच्चा, विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, हाँ, दो बिंदुओं के बीच विद्युत सांद्रता का अंतर बोलते हैं या विभवांतर बोलते हैं। आई होप कि क्लीन अप हुआ होगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में देखो, ये हमारा फॉर्मूला होता है। जैसे मान लेता हूं, देखो जैसे मान लो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, एक पर्सन है, एक आवेश है, मान लो क्यू, उसको यहां से यहां तक लाने में मेरे को डब्ल्यू काम करना पड़ा। कितना काम करना पड़ा बच्चा, डब्ल्यू काम करना पड़ा। तो अब मेरे को अगर विभवांतर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जो काम करना पड़ा उसमें मैं इस आवेश का क्या करूंगा, भाग दे दूंगा। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, उन दोनों बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा या फिर विभवांतर मिल जाएगा। ठीक है, विभव में अंतर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको वर्क के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से बिल्कुल समझ में आए। ठीक है, इसका मात्रक भी कुछ ना कुछ होगा, कोई चीज़ है तो उसका मात्रक तो होना चाहिए, बिल्कुल। वोल्ट होता है, क्या होता है बच्चा, वोल्ट होता है। एसआई यूनिट क्या होता है इसका, वोल्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने खुद लिखा है। ठीक है, मैंने सोचा, मैंने अपनी नोट्स में लिखा था, तो मैंने कहा ये थोड़ा ठीक लग रहा है, जल्दी जल्दी मतलब बड़े में क्यों पढ़े भाई यार, जब जो चीज़ छोटे में समझ में आ जाए उसको हम बड़े में क्यों पढ़े, है कि नहीं। हाँ, और देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ भी लिख रखा है, नेम्ड इटालियन फिजिसिस्ट एलेसेंड्रो वोल्टा। ठीक है, इनके नाम पे जो है बच्चा ना, ये जो एसआई यूनिट है ये बनाई गई थी। ठीक है, और 1745 टू 1827 ये इनका लाइफ स्पैन है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, देखो वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, ये बोल रहे हैं कि वर्क डन, जो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट। अब 1 वोल्ट को ये डिफाइन कर रहे हैं, कितने को, 1 वोल्ट को। ये कह रहे हैं कि 1 वोल्ट जो होता है वो क्या होता है, 1 वोल्ट का मतलब होता है कि 1 कूलाम आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो काम करना पड़ा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो अभी भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, V इज इक्वल टू क्या, W/Q, यही पढ़ा ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे V की वैल्यू क्या है, 1 वोल्ट। ठीक है, तो अब देखो इसका अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो V का गुणा Q में हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा W। ठीक है, अब V की वैल्यू कितनी है, 1 है, और Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलाम है, तो ये भी 1 है, तो W कितना आ गया बच्चा, W आ गया 1 जूल आ गया। ठीक है, तो सेम यही वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला, ये इसको डिफाइन कर रहे हैं, इसी चीज को इन्होंने शब्दों में लिख दिया, क्या कि 1 वोल्ट जो होता है, 1 वोल्ट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच करंट कैरिंग कंडक्टर 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल वर्क डन करने से एक 1 कूलाम आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है, सो दैट इज 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट एक धारा ले जाने वाले कंडक्टर में दो बिंदुओं का संभावित अंतर होता है। ओके, सो नेक्स्ट, ये बता दिया मैंने आपको, ये मैंने इसलिए दिखाया था ताकि मेरे को समझाने में आसानी हो आपको। ठीक है, और यहाँ पे देखो वोल्ट मीटर है। अब बात आती है अमीटर। अभी हमने देखा अमीटर क्या होता है, करंट को नापने वाला। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को नापने वाला जो डिवाइस था उसको हमने अमीटर नाम दिया था। अब सेम वैसे ही सब कुछ होता है, बना बनाया, बस यहाँ पे क्या होता है, V हो जाता है, मतलब वोल्ट मीटर हो जाता है ये। अब ये नापेगा कि दो बिंदुओं के बीच कितना विभवांतर है। ठीक है, ज्यादा विभवांतर होगा तो सिंपल सी बात है ज्यादा करंट फ्लो होगा,
और कम विभवांतर होगा तो सिंपल सी बात है कम करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। हाँ, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। संभावित अंतर को वोल्ट मीटर नामक एक उपकरण के माध्यम से नापा जाता है, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये बहुत पुराना है, एक्चुअली मेरे लैब में यही यूज़ होता था, तो मैंने इसी का पिक लगा दिया। मैं जब अपना ग्रेजुएशन कर रहा था, बीटेक कर रहा था जब मैं, तो उसमें ये वोल्ट मीटर मैंने देखा था, तो मेरे को दिख गया, तो मैंने कहा वही लगाएंगे जो हमने देख करा था, जिसके ऊपर मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर रखा है, हमारे लैब में बहुत अच्छे से करवाते थे। ठीक है, तो बच्चा इसी के साथ मैं इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ तक आप अच्छे से करो, फिर कल हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। और इसके आगे जो भी है वो सारी चीज़ें हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है। अच्छे से करो, बेहतरीन करो, सबसे ज़बरदस्त करो, ठीक है। और दुनिया के सबसे खुश इंसान बनो, ठीक है बच्चा। ओके, बाय, गुड बाय।